एक बार तालियां हो जाएं, क्योंकि मंच पर आने वाले हैं जाने माने गीतकार, कवि और पटकथा लेखक मनोज मुंतशिर शुक्ला, जो कि उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं। कभी मुंबई के फुटपाथ से सफ़र शुरुआत किया उन्होंने, कौन बनेगा करोड़पति की पटकथा लिखी। समय ऐसा आया कि गलियां तेरे संग्यारा, कौन तुझे, दिल मेरी ना सुने, फिर भी तुमको चाहूँगा, केसरी का वो गाना तेरी मिट्टी में मिल जाऊँ, ये घर घर में चर्चित हुआ है। और आज इस मंच पर वो एक बार फिर से दस्तक दे रहे हैं। तो तालियों के साथ कीजिए स्वागत हमारे अगले मेहमान का, मनोज मुंतशिर शुक्ला। और ये सेशन आगे बढ़ाएंगे हमारी सहयोगी श्वेता सिंह। आपकी तालियों की आवाज बैक स्टेज तक पहुंचे तभी वो मंच पर आएंगे, मेरा कसूर नहीं होगा। आज शनिवार का दिन, अटेंडेंस फुल, और यहाँ पर जब हम मनोज मुंतशिर के साथ बातचीत करने के लिए बैठे हैं तो इसका टाइटल ही ऐसा है जो मुझे लगता है कि हम में से ज़्यादातर लोग जिससे रिलेट कर सकते हैं। जूते फटे पहनकर आकाश पर चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। जी, औकात से बड़े थे। सबसे पहले आप सबको नमस्ते, अभिवादन। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि सारी कुर्सियां भरी हुई हैं। इस बार इतने स्टार्स हैं साहित्य आज तक में कि थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हो रही थी कि मेरे वाले आएंगे कि नहीं आएंगे। पर आपने मुझे कभी मायूस नहीं किया, कभी निराश नहीं किया। बहुत 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 आभार आपको। अच्छा श्वेता जी, ये जो टाइटल है जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे, इसकी एक बड़ी फनी स्टोरी है, बड़ी मज़ेदार कहानी है। हुआ ये था कि जब मेरी पहली मोहब्बत का ज़माना था, कॉलेज वाला ज़माना, तो मैंने एक दिन फ़ैसला सुना दिया अपनी माशूका को कि मैं तो गाने लिखूंगा, मैं फ़िल्मों में जाऊंगा। और ये वो टाइम था जब हर किसी को डॉक्टर बनना था, इंजीनियर बनना था, सीए बनना था। तो मुझे बार बार पुश किया गया कि आर यू श्योर तुम्हें गाने लिखने? मैंने कहा हाँ गाने लिखने। अरे भैया तुम्हें कौन पूछेगा बम्बई में, जानता कौन है तुमको? तुम अमेठी के एक छोटे से गांव के लड़के हो, तुमको कौन खड़ा करेगा बम्बई में? सपने जो है ना देखो, लेकिन औकात में रह के देखो। और मुझे अपना जवाब आज तक याद है, बेबी औकात में रह के तो किराए के मकान देखे जाते हैं। नहीं, पर क्या सचमुच में फटे जूतों के साथ वो शुरुआत हुई थी? एग्जैक्टली कैसी शुरुआत? तो मैंने यही कहा था कि सपने औकात में रह के किराए के मकान देखे जाते हैं। सपने वही हैं जो औकात से बाहर देखे जाएं। इस दुनिया में मेरे भाइयों बहनों, इस दुनिया में जो भी बड़ा होता है, जो भी सार्थक होता है, वो हम मिट्टी के सपूतों से होता है। बुलंदियों का रिश्ता डिजाइनर फुटवेयर से नहीं, फटे हुए जूतों से होता है। इसलिए जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। हुआ ऐसा था कि एक मुंबई की बारिशों का एक किस्सा मैं कभी नहीं भूल पाता। मुंबई की बारिशें अगर आप में से किसी ने एक्सपीरियंस की हों तो एक बड़ी कमाल की बात है, वो गरीब को और गरीब बना देती हैं, अमीर को और अमीर बना देती हैं। आप बहुत एक्सपोज हो जाते हैं बारिशों में। तो बारिशें, मेरे पैरों में फटे हुए जूते थे जिनमें अंदर तक पानी भरा हुआ था। वो जूते लेके मैं एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस के ऑफिस में काम मांगने के लिए घुस गया। अब वो जो प्रोडक्शन हाउस है उसका नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि अब उसके मालिक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ 25-30 फिल्में कर चुका हूँ। लेकिन ये तब की बात थी, ये 2001 की बात है। ऑफिस में घुसा और जैसे ही मैंने उनका कीमती फर्श और कारपेट मेरे फटे हुए जूतों में भरे हुए पानी से ख़राब होना शुरू हुआ, उनका डोरकीपर चिल्ला पड़ा मेरे ऊपर, कौन हो तुम, बाहर निकलो, फटे जूते लेके आ गए अंदर, निकलो बाहर। उसने मुझे वाकई बरसते हुए मॉनसून में, जब एक छतरी भी मेरे पास नहीं थी और मैं बाहर निकल के घंटों रोता रहा और अपने आप से वादा किया कि कभी यहाँ आऊँगा और ये जो साहब हैं जो 8वीं मंजिल पे बैठे हैं, ये हमें रिसीव करने आएंगे किसी दिन। अब आते हैं, अच्छा लगता है।
अच्छा, कहा जाता है ना कि आदमी की पहचान उसके जूतों से होती है। करेक्ट है। ये पता नहीं किसने कह दिया, शायद वो भारत की परिस्थितियों को नहीं जानते थे। आज भी मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखती हूँ जो नंगे पांव स्कूल जाते हुए आगे बढ़कर बहुत बड़े ओहदों पर बैठे। बिल्कुल। और आज भी वो संघर्ष होता है। मुझे लगता है यहाँ पर भी जितने युवा होंगे आंखों में सपने लिए, उनके जेब में कितने होंगे ये किसी को नहीं पता। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी जेब में अगर सपनों के सिक्के भरे हैं तो किसी की जेब खाली नहीं है। जो एक्चुअल करेंसी दुनिया में वर्क करती है वो सपनों के सिक्के हैं। सोने की कलम से लिखी हैं जो वो जागीरें तुम रख लो। सोने की कलम से लिखी हैं जो वो जागीरें तुम रख लो। मेरे ख्वाब मेरे हैं, बाकी सब जागीरें तुम रख लो। क्या बात। इसको मैं सही कर दूं, सही ये था कि सोने की कलम से लिखी हैं जो वो तकदीरें तुम रख लो। मेरे ख्वाब मेरे हैं, बाकी सब जागीरें तुम रख लो। देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें। कहते हैं कि लिख वही सकता है जिसके दिल में दर्द हो। अब वो दर्द किसी भी रूप का हो सकता है। वो ये भी हो सकता है कि एक रिजेक्शन का दर्द होता है, एक किसी को प्यार में धोखा मिलता है उसका दर्द होता है, किसी का प्यार मुकम्मल नहीं हो पाता उसका दर्द होता है। लेकिन ये कहते हैं ना, ये क्या ये सही है कि लिख वही सकता है जिसके दिल में दर्द हो? हाँ, आपकी ये दोनों बातें सही हैं। लिखने के लिए दर्द ज़रूरी है, वो दर्द कहीं से भी आए। लेकिन ये जो अधूरा प्यार है ना, ये कोई इतनी ख़राब चीज़ है नहीं। जितना हम रोते रहते हैं ना, मेरा प्यार अधूरा रह गया, अधूरा रह गया। अरे पूरा हो जाता तो क्या कर लेते। पूरा, इसके लिए इंग्लिश में दो बड़े स्मार्ट वर्ड्स हैं, कंप्लीट और फिनिश। अगर आपको सही लाइफ पार्टनर मिल गया तो आप कंप्लीट हो जाते हैं, और गलत लाइफ पार्टनर मिल गया तो फिनिश हो जाते हैं। और कभी तजुर्बे से एक बात बता दूं, कभी ऐसा हो गया कि सही वाले ने आपको गलत वाले के साथ पकड़ लिया तो आप कंप्लीटली फिनिश। अच्छा, अधूरा प्यार क्या करता है? अधूरा प्यार गजलें सुनता है, पहाड़ों पे जाता है, महफिलें जमाता है, यारबाजियां करता है। और जो प्यार पूरा हो जाता है सर, वो संडे के दिन घर के पंखे साफ कर रहा होता है, ये बाजार से धनिया खरीद रहा होता है। तो ठीक ही है, नहीं हुआ पूरा, क्या हो गया? जिस धुएं में जवानियां खोईं उसमें मैं भी तो खो गया होता। जिस धुएं में जवानियां खोईं उसमें मैं भी तो खो गया होता। तुम अगर मुझसे ना बिछड़ जाती मैं तो बर्बाद हो गया होता। क्या बात है। बहुत तालियां आज आपको पीछे के हिस्से से नहीं मिल रही हैं। देखिए, ये जो पीछे वाले हैं यही आगे वाले हैं। अच्छा, ये आप असलियत हैं, आप सच्चाई हैं। ये आगे जो मेरे भाई, मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, ये थोड़ा सा फॉर्चुनेट हैं। लेकिन ये बात समझ लीजिए कि पीछे वालों का आगे आना लिखा हुआ है। एक अबाउट टर्न की आवाज़ आती है कभी परेड में, और जो सबसे पीछे होता है सबसे आगे आके खड़ा हो जाता है। नहीं, इसमें एक फ़र्क भी होता है। कॉन्सर्ट या क्लासरूम, क्लासरूम में आप पीछे की कुर्सी ढूंढते हैं, कॉन्सर्ट में आगे की कुर्सी ढूंढते हैं। हाँ, ऐसा होता है। लेकिन ये जो आपने 2005 से 2017 में जंप का टिक मारा, कि मतलब उस दिन की बात, और उस फिर दशक ही बदल दिया आपने तो। उस दौरान भी तो बहुत कुछ हुआ होगा। बड़ा मुश्किल होता है। आप तो एक लेखक को तो उसके हर काम के साथ जज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप एक कविता की जीवन भर खाते, हालांकि आपने बहुत सारी ऐसी लिखी है कि आप जीवन भर उसको भी दोहराते रहें तो लोग सुनने को तैयार रहेंगे। देखिए, ये जो चैलेंज था, ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने बताई। 2005 से 2017 का जो मैंने जमकट लिया, इसके बीच क्या हुआ? इसके बीच ये हुआ कि मैं जब भी मिलता प्रोड्यूसर से कि मुझे गाने लिखने हैं, तो अक्सर उनको मेरा शायराना मिजाज पसंद नहीं आता। अब मैं आया कहाँ से था? मैं क्या सुन के आया था? मैं फैज़ अहमद फैज़ को पढ़ के आया था, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। मैं इंदिवर को सुन के आया था, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए।
अभी तुमको मेरी ज़रूरत नहीं है, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी रूप का एक सागर हो तुम, कमल जितने चाहोगे खिल जाएंगे। ये दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी दामन चुराने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा सर झुका है, झुका ही रहेगा तुम्हारे लिए। तो एक छोटे शहर का लड़का जो ये सब सुन के रेडियो पे, ऑल इंडिया रेडियो पे, और उसने तय किया कि वो फिल्मों के गाने लिखेगा। जब वो मुंबई आता है तो उसको मशवरा क्या दिया जाता है कि सुनो यार, ये सब जो तुम लिख रहे हो ना, बड़ी बड़ी बातें, ये चलती नहीं है, लोग इनको सुनते नहीं हैं। मैंने कहा सर क्या चलता है? तुम एक काम करो, कल अखबार का तीसरा पन्ना खोलना, उसमें टॉप 20 गानों की लिस्ट होती है, तो जो नंबर 1 पे गाना है वैसा गाना कुछ लिख के लाओ। मैं बड़ा खुश हो गया कि ये तो बड़ा फॉर्मूला मिल गया मुझे। किसी तरह मेरी रात कटी, सुबह अखबार खोला मैंने, नंबर 1 पे जो गाना था उसके बोल आप सुनिए। मैं लड़की पो पो पो, हेरा फेरी। मैं लड़की पो पो पो, तू लड़का पो पो पो, हम दोनों मिल गए, अब होगा क्या? पो पो पो। अरे मुझे कल्चरल शॉक लग गया कि मैं कैसे लिखूंगा पो पो पो। इतना तो गुण है ही नहीं है मेरी कलम में। बड़ी मेहनत लगी लोगों को ये बताने में कि पो 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 पोएट्री नहीं है। यहीं डूबे दिन मेरे, यहीं होते हैं सवेरे, यहीं मरना और जीना, यहीं मंदिर और मदीना, गलियां तेरी गलियां, ये पोइट्री है। लेकिन अच्छी बात लोगों की ये श्वेता कि लोग मान जाते हैं। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, अगर आप यूटर्न लेके भाग नहीं गए कि भाई ये तो बड़ी खराब दुनिया है, अगर आप एस्केपिस्ट नहीं हैं, अगर आप पलायनवादी नहीं हैं, तो आपका नंबर आएगा, आपका दिन आएगा, कोई रोक नहीं सकता। सही बात है, क्योंकि बहुत सारे, मतलब जब आपने सिर्फ सोचा कि मैं क्या करूंगा, जब नहीं करते थे, तो बहुत आम चर्चाओं में भी सुनते होंगे, अरे उस समय का गाना, अरे पुराने समय में जो गाने होते थे वो आप सुनते होंगे। वो आपके लिए एक जिम्मेदारी रहा या चैलेंज? नहीं, जिम्मेदारी रहा और चैलेंज भी रहा। देखिए, अगर इस दुनिया में कोई भी लिखने वाला आपसे आके कहे कि मैं कंप्लीटली ओरिजिनल राइटर हूं, उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। उसको सुनिएगा मत आप बैठ के। ये आपके इंटेलेक्ट की तौहीन है, आपके आईक्यू की तौहीन है कि कोई राइटर यहां बैठ के ये कहे आज के ज़माने में कि मैंने सब कुछ 100% ओरिजिनल लिखा। तकरीबन 800 गाने और 100 फिल्में लिखने के बाद मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ओरिजिनल गाना नहीं लिखा है। अगर मोमिन ने नहीं लिखा होता, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। अगर सैकड़ों साल पहले मोमिन ये लिख के ना गए होते तो मनोज मुंतशिर कभी नहीं लिख पाता कि तू मेरी नींदों में सोता है, तू मेरे अश्कों में रोता है, सरगोशी सी है ख्यालों में, तू ना हो फिर भी तू होता है। मोमिन थे इसलिए मनोज मुंतशिर हैं। अगर फिराक गोरखपुरी ने नहीं लिखा होता कि मुझे गुमरही का नहीं खौफ कोई, तेरे दर को हर रास्ता जाए है, तो मनोज मुंतशिर कभी नहीं लिख सकता था तेरे संग यारा में कि कहीं किसी भी गली से जाऊं मैं, तेरी खुशबू से टकराऊं मैं, हर रात जो आता है मुझे वो ख्वाब तू। अगर बाबा तुलसीदास ने नहीं लिखा होता जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान, तो मनोज मुंतशिर कभी नहीं लिख सकता था कि ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। सब वहीं से सीखा है। अगर कैफी आजमी ने नहीं लिखा होता कि जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं, हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मनोज मुंतशिर कभी नहीं लिख सकता था तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तो ये जो हमारे बड़े थे ना, ये इतने बड़े थे
क्या शानदार जिंदगी जी के गए, क्या क्या लिटरेचर अपने पीछे छोड़ गए। हमारे जैसे लोग बस उसी अमृत कलश से जो 4 बूंदें छलक गई हैं वही पी के हम भी खुद को राइटर कहलाते हैं। और क्या है हमारा सच। पर ये तो इंस्पायर्ड होना हुआ ना, कि आप सुनकर आपको लगा, एक ख्याल लगा, उस ख्याल ने जन्म लिया और उस ख्याल को फिर आपने नए शब्द दे दिए। बिल्कुल ऐसा ही होता है, आपको इंस्पायर्ड होना ही होता है। हाँ। आप देखें हमारे यहाँ इंस्पिरेशन को चोरी मान लिया जाता है, लेकिन आप सब इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते होंगे, वहाँ की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। जब वहाँ क्रिटिक्स कभी एमिली डिकिंसन की तारीफ करते हैं तो एमिली डिकिंसन की तारीफ में लिखते हैं, शी ऑलवेज रोट वेरी इंस्पायर्ड पोइट्री। सो बीइंग इंस्पायर्ड, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट बीइंग इंस्पायर्ड। कॉपिंग, पेस्टिंग, कंट्रोल सी कंट्रोल वी इज रॉन्ग, इंस्पिरेशन इज नॉट रॉन्ग। हाउ कैन दैट बी रॉन्ग? आपसे भी बहुत लोग इंस्पायर हो रहे होंगे अभी लिखने के लिए, तो उस तर्ज पर लिखा जाए तो कुछ गलत नहीं है। लेकिन असल में लेखनी का सबसे अच्छी बात यह है कि आप इतने सारे लोगों को अगर पढ़ें, और इतनी लंबी विरासत है हमारे देश में, इतनी लंबी विरासत है, न केवल ये बल्कि धर्म ग्रंथों से शुरुआत करते हुए अगर हम लेखकों को, कवियों को पढ़ते चले जाएं तो फिर आप सबका एक समावेश हो सकते हैं। आप एक भारतीय लेखकों से इंस्पायर्ड भारतीय लेखक हो सकते हैं। मुझे वही आप में नजर आता है। थैंक यू, दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट कमिंग फ्रॉम यू। आप खुद इतनी पढ़ी लिखी हैं, मैं आपको एज अ दोस्त भी जानता हूँ, मैं सिर्फ एज अ सेलिब्रिटी नहीं, सिर्फ एज वन ऑफ द फाइनेस्ट न्यूज़ पर्सन्स ऑफ दिस कंट्री नहीं, एज अ दोस्त मैं समझता हूँ कि इतनी वेल रेड इंसान से बात करना अपने आप में एक प्रेशर है, लेकिन ये प्रेशर मैं अच्छे से हैंडल कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ। जब नए बच्चों से मिलती हूँ ना, युवाओं से, तो मैं भी सपना एक देखा करती थी बहुत, मुझे रोज सपना आता था कि मेरा इंटरव्यू कोई ले रहा है, और सपने के साथ ही शुरुआत होती है। इसीलिए मैं आपके फटे जूतों वाली बात समझ सकती हूँ, क्योंकि हम सब भी अपने घरों में जिद किया करते थे कि जूता एक है, पता नहीं कितने सालों बाद जब तक आपके उंगलियां मुड़ न जाएं तब तक नए जूते नहीं खरीदे जा सकते थे। इसीलिए सपनों की शुरुआत हमेशा संघर्ष से होती है। लेकिन आपकी कहानी पर मैं वापस लौटती हूँ। आपने कहानी का फिर एक पायदान, एक पड़ाव आगे, एक चढ़कर आप आगे बढ़े हैं। अब उसके आगे ये बताइए कि एक बड़े सक्सेस के बाद, क्योंकि आजकल मैं बहुत देख रही हूँ और मुझे सबको, परिवार में माँ बाप को भी ये चिंता लग रही होगी, छोटे छोटे बच्चे भी अपने जीवन को अंत करने की तरफ बढ़ रहे हैं। आज सुबह भी मैंने देखा, कुछ दिनों पहले भी हुआ था। ये फेलियर को डील करना शुरुआत से कैसे सिखाएं, कैसे समझें? एक तो फेलियर की परिभाषा क्या है? मुझे लगता है कि फेलियर, द वेरी डेफिनेशन को हमने गलत समझ लिया है। फेलियर ये नहीं है कि आप गिरे ठोकर खा के, फेलियर ये है कि आप ये डिसाइड करें कि आज के बाद चलना ही नहीं है। गिरना, 100 बार गिरना, 1000 बार गिरना, मैं अगर आपको बताऊं, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आज दुनिया को वो गाने याद हैं जो मैं अभी आपको बता रहा था, लेकिन ये दुनिया बड़ी आसानी से भूल जाती है कि एक विलेन जो मेरी पहली हिट फिल्म थी, वो एक्चुअली मेरी 9वीं फिल्म थी 8 फ्लॉप्स के बाद। 8 फिल्मों के नाम भी आपको पता नहीं होंगे। तेरी गलियां जो मेरा पहला हिट गाना था, वो मेरा 40वां गाना था 39 सुपर फ्लॉप गानों के बाद। लेकिन तय ये है ना कि आज मैं जहां से गिरा हूं, कल मैं वहीं उठूंगा। मेरी मात हुई है, मेरी मौत नहीं हुई है। और ये जो बच्चे, मेरा भी एक 14 साल का बच्चा है, ये जो बच्चे मार्कशीट देखते हैं, कागज का टुकड़ा देख के बड़े बड़े स्टेप्स उठा लेते हैं, मैं इनसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मार्कशीट एट इट्स बेस्ट है क्या? सिर्फ एक कागज का टुकड़ा, और तुम किसी के दिल के टुकड़े हो। दुनिया में कोई कागज का टुकड़ा इतना कीमती नहीं हो सकता कि वो दिल के टुकड़े की बराबरी कर पाए। इतने सेल्फिश कभी मत होना, इतने स्वार्थी कभी मत होना कि तुम्हारी किलकारियां जिन्होंने सुनी हैं अपनी गोद में उठा के, जिन्होंने पहली बार तुम्हारा माथा चूमा, तुम उनको छोड़ के इस दुनिया से चले जाओ। ये गलती परमात्मा भी माफ नहीं करेगा। आपको अपनी कोई ऐसी लिखी हुई लाइनें जो, देखिए बहुत सारी चीज़ें बहुत लोकप्रिय हुई, बहुत लोग गुनगुनाते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, पर कोई ऐसा जिसको लगता है कि अरे वो अगर सुन लेते, जो आपने उन 8 फिल्मों का जिक्र किया ना, कुछ ऐसी लेखनी, कुछ ऐसी पंक्तियां जो मनोज मुंशिर को लगता है कि यार ये वाली तो सुनी ही नहीं। एक्चुअली बहुत
बहुत सारी हैं, मतलब मुझे अपना उस ज़माने का काम मुझे अच्छा ही लगता रहा, मैं इसीलिए लिखता रहा। मेरी एक फिल्म थी सूरज बड़जात्या जी की फिल्म इसी लाइफ में। मैं एक दो बातें तो उसकी नहीं बताऊंगा, लेकिन कभी अगर आपको वक्त मिले तो आप जाएं और इसी लाइफ में का कभी साउंड ट्रैक पूरा सुने, आपको अच्छा लगेगा सुन के कि हाँ, जब मैं नया नया भी था तो भी मैं ठीक ही काम कर रहा था। लपक के जलते थे, बिल्कुल शरारे जैसे थे। लपक के जलते थे, बिल्कुल शरारे जैसे थे। नए नए थे तो हम भी तुम्हारे जैसे थे। अरे वाह। कोई आसमान से फरिश्ता बन के नहीं टपकता है। हम सब यही गलतियां करते हैं, यही सीखते हैं, यही बेवकूफ़ियां करते हैं। एक ही चीज़ जो है वो सक्सेस और फेलियर का फासला बनती है। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि मुझे करते जाना है, मुझे कंसिस्टेंट रहना है। अगर ये मेरी गलती है तो मैं फिर से करूंगा। मैं अपने हिस्से की सारी गलतियां खुद करूंगा, मेरे हिस्से की गलतियां कोई और नहीं करेगा। और कल जब मैं अपनी ज़िंदगी को रेट्रोस्पेक्ट में पलट के देखूं तो ये मलाल न रह जाए कि यार ये कर सकते थे लेकिन किया नहीं। कर तो लो अपने हिस्से का जो कुछ है, बाकी है मुकद्दर लिखने वाला लिख देगा। माँ, माटी, मातृभूमि, देश, देशभक्ति, राष्ट्र, राम, सबको हर घर तक पहुंचाने और उनको सबके दिलों में हमेशा स्थापित रखने का काम मनोज मुंतशिर करते हैं जी। ये अपना दायित्व मानकर करते हैं आप? हाँ, मुझे ये काम दिया गया है। मुझे मेरे ईश्वर ने, मेरे परमात्मा ने एक मिशन दिया हुआ है कि अगर ये बच्चे, मैं एक बात तो बताऊं, पहली चीज़ तो ये जो नए बच्चे हैं जेनजी, ये बहुत ज़्यादा इनका इंटेलेक्ट शार्प है। तो मैं कभी इनको लेकर डिसमिसिव नहीं होता। जैसा कि आमतौर पे मैं देखता हूँ जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो बात करते हैं कि अरे हमारे ज़माने में, अरे ये सब क्या है, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। एक्चुअली इनको बहुत ज़्यादा पता है, हमसे बहुत ज़्यादा पता है। मैं बताऊँ श्वेता जी, आजकल के बच्चे लिटरली मैंने देखा है 12 साल के 13 साल के बच्चे ओपनहाइमर का एक एडिशन देखते हैं फिल्म का, और ओपनहाइमर देख के लौट के घर आते हैं और वो जियो पॉलिटिक्स पर डिबेट करते हैं। हम उसी उम्र में हम करण अर्जुन देख के आते थे और आधा घंटा मैडम इस बात पे बहस करते थे कि मुझको राणा जी माफ करना, गलती म्हारे से हो गई। इसमें लड़की ने गलती कौन सी की? तो मतलब हमें तो हक नहीं है कि हम इन बच्चों को जज करें कि ये बहुत शार्प हैं, बहुत तेज बच्चे हैं। आपने इन बच्चों को वो दे दिया, घर में किसी बात पर डांट खाएंगे तो यही पलट कर पूछ लेंगे। लेकिन एक रिसर्च से बाद में ये भी पता चला कि राणा जी अंतिम पुरुष थे जिनसे किसी महिला ने माफी मांगी थी। चलिए, अब मनोज मुंतशिर अपने जीवन के अनुभवों से जरा टिप्स दीजिए। करियर के टिप्स आपने बड़े सारे दे दिए अभी कि कैसे हमें अपनी असफलता से भी सीखना है, हमें हार नहीं माननी है, मात खा के भी जिंदा रहते हुए आगे उसे जीत में बदलना है। लेकिन जो एक दिल का मामला होता है उस पर मनोज शुक्ला की उम्र वाले नौजवानों को मनोज मुंतशिर शुक्ला का एडवाइस। अगर सच्चा प्यार करते हो तो उसे पाने की जिद मत ठानना। फिर से बोल देता हूं लाइन, अगर किसी को वाकई दिल से प्यार करते हो तो ये शर्त नहीं कि तुमको मिल ही जाए, तुम्हारे प्यार की परीक्षा वही है। भगवान कृष्ण जब अंतिम बार राधा से मिलने आए बरसाने, और उन्होंने बोला कि मैं जा रहा हूं छोड़ के बरसाना वृंदावन, राधा जानती थी कि कृष्ण जहां से एक बार गए वहां कभी पलट के आते नहीं हैं। रोने लगी किशोरी। उन्होंने कहा भगवान से कि तुम जा रहे हो, मुझे किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हो? ये लो सिंदूर, भर दो मेरी मांग में, बना लो मुझे अपनी ब्याहता, मुझे भी अपने साथ ले चलो। ये सुनते ही भगवान कृष्ण ने अपनी नज़र फिरा ली, अपना चेहरा घुमा लिया, राधा की तरफ पीठ करके खड़े हो गए। राधा और दुखी हो गई और उदास हो गई, कहने लगी कान्हा, मैंने प्रेम को विवाह में बदलने की बात करके क्या इतना बड़ा अपराध कर दिया, इतनी बड़ी गलती कर दी? देखो तो मेरी ओर, पलटो तो मेरी तरफ। राधा के बार बार विनती करने के बाद जब कृष्ण पलटते हैं राधा की ओर तो राधा क्या देखती हैं? वो कृष्ण है ही नहीं, सर से पांव तक राधा हो चुके हैं। कृष्ण कहते हैं विवाह के लिए दो की आवश्यकता होती है राधे, मैं और तुम दो कहाँ हैं, एक ही तो हैं, किससे विवाह करूं अपने आप से? बिन बोले है प्रेम यशस्वी, बोल दिया तो अर्थ नहीं है।
बिन बोले है प्रेम यशस्वी, बोल दिया तो अर्थ नहीं है, प्यार वही सच्चा है जिसमें मिलना कोई शर्त नहीं है। और ये क्या जिद है कि जिसे प्यार किया उसे पाना भी है। ये क्या नादानी है कि जो गीत दिल में उठा उसे होठों से गाना भी है। क्या तुम इतना भी नहीं समझते कि आत्मा का गीत गुमनाम है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि पाना ही प्यार का पूर्ण विराम है? ये क्या पागलपन है कि किसी को अपना बना के रहोगे? अरे समय वो नदी है जिसमें कोई साथ नहीं बहा, तुम भी अकेले ही बहोगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्यार मत करना। प्यार करना ताकि ये जिंदगी जीने के काबिल बन जाए। प्यार करना ताकि सीने में रखा हुआ पत्थर धड़क उठे और दिल बन जाए। प्यार करना ताकि इंसान होने की शर्त पूरी कर सको। प्यार करना ताकि अधूरेपन से भरी इस दुनिया में तुम पूर्णता के साथ मर सको।